तो मेरी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि मेरे साथ वाक़ई होने शुरू हो गए थे जब मैं 5 साल की थी। इनफैक्ट मेरी माँ बताती हैं कि जब मैं पैदा ही हुई थी तो हॉस्पिटल में कोई छोटे से कद की 5 फुट इंच की एक औरत सफ़ेद साड़ी में हमेशा मेरे क्रेडल के पास पाई जाती थी। जहाँ जो झूला होता है, जो बच्चों को जिसमें रखते हैं, वो हमेशा वहाँ पाई जाती थी और मम्मी कभी होश में होती थी, कभी नहीं होती थी। क्योंकि मैं सी सेक्शन से हुई थी तो वो कभी-कभी उनकी आँख जैसे खुल जाती थी तो उनको कुछ धुंधला-धुंधला नज़र आता था कि मेरे पास कोई लेडी खड़ी है। तो जब मैं 6-7 साल की हुई तो मतलब ये वाक़ई मैं घर में सुनती थी कि ना मेरे मम्मी किसी को बताती होंगी, तो मैं सुनती रहती थी। तो मुझे लगता था कि यार ऐसा हो सकता है क्या? मेरे दिमाग में बात आती थी। अच्छा जब मैं 5-6 साल की थी ना तो मुझे ना इन चीज़ें महसूस अपने आस-पास ये स्पिरिट्स वगैरह महसूस होना शुरू हो गई थी। मतलब मुझे दिखती नहीं थी, पर मुझे ऐसा कुछ महसूस सा होता था। क्योंकि जिस घर में मैं पली-बड़ी थी ना, उस घर के अंदर ही वो आत्मा रहती थी, जो मुझे हॉस्पिटल मिलने आती थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये सच है। लेकिन वो मैंने कभी नहीं देखी थी, बस मैं महसूस करती थी और वो महसूस करती थी मैं अपने ड्राइंग रूम में। मेरे सारे घर का जो मेरा घर में कम से कम 5 बेडरूम थे। मतलब पहले तो 2 ही थे, फिर बाद में भैया की शादी करनी जब थी बड़े भाई की तो और बना लिए थे। लेकिन जब मैंने ये आत्मा को देखा था तब हमारे घर में 3 बेडरूम थे उस टाइम पे। एक तीसरा बेडरूम बनवाया गया था, 3 बेडरूम थे। अच्छा जहाँ मैं रहती हूँ, मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगी, वो जगह पूरी कब्रिस्तान पे बनी हुई है। वो पूरे ग्रेवयार्ड पे बना हुई है, वो कमर्शियल इंडस्ट्री जो है वो पूरी ग्रेवयार्ड पे है। तो के कमरे जो थे उनके अंदर ना लाइफ महसूस होती थी कि जान है मतलब डलनेस सी नहीं होती थी लेकिन ड्राइंग रूम एक ऐसा एरिया था जहाँ पे ना घुटन महसूस होती थी, मायूसी महसूस होती थी, डिप्रेशन महसूस होती थी। तो जब मैं 5-6 साल की थी तो मैं ड्राइंग रूम में मुझे बैठने का पता नहीं क्यों वो कमरा ना मुझे अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। वो मुझे ऐसा करता था कमरा कहता था बुलाता था मुझे अपनी तरफ मतलब मैं घर के किसी भी रूम में जाकर बैठूँ पर मेरा जब मैं ड्राइंग रूम को देखती थी मेरा दिल करता था बस मैं वहीं जाके बैठ जाऊँ और वहाँ बैठी रहूँ, घंटों बैठी रहूँ। या तो मैं वहाँ बैठ के रोती रहूँ या मैं वहाँ बैठकर उदास हो जाऊँ या वहीं सो जाऊँ, वहीं वहीं पड़ी रहूँ। तो जब मैंने उस कमरे में ज़्यादा जाना शुरू किया ड्राइंग रूम में तो मेरी पेरेंट्स जो थे स्पेशली मेरी मॉम, मेरे डैड तो प्रोलिंग जॉब थी उनकी। तो मेरी मदर जो थी वो लाइक नहीं करती थी कि मैं ज़्यादा उस कमरे में जाऊँ। तो फिर मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि आप क्यों गुस्सा करती हैं जब मैं उस कमरे में जाती हूँ? तो मेरी माँ कहती थी कि नहीं, तुम उस कमरे में ज़्यादा मत बैठा करो। तुम और भी घर के कमरे हैं, रूम्स हैं, वहाँ बैठ के पढ़ा करो या वहाँ बैठ के वहाँ सोया करो या जो भी है, खेलना हो वहाँ खेला करो, वहाँ मत जाया करो ज़्यादा। फिर मैंने धीरे-धीरे सुनना शुरू किया कि हमारे कोई रिश्तेदार जो उनको वहाँ सुलाया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई दम महसूस हुआ अपनी चेस्ट के ऊपर। कहीं किसी ने कहा कि जी मैं सोफ़े पे सो रहा था, मुझे किसी ने धक्का मारा, मैं ज़मीन पे गिर गया। मतलब ऐसे वग़ैरह-वग़ैरह छोटी-मोटी स्टोरीज़ मैं सुनती रहती थी उस कमरे को लेकर, कि मतलब कोई भी ड्राइंग रूम में हमारा रिश्तेदार जो है, वो सोने से इनकार कर देता था, जो भी हमारे यहाँ नाइट स्पेंड करता था, वो अगले दिन चला जाता था, कहता था कि या तो मुझे किसी और कमरे में सुला दें या अगर आपके घर में इतनी जगह नहीं है और ड्राइंग रूम में ही बिस्तरे लगाकर सोना तो मैं नहीं सोऊँगा। तो ऐसे करके हमारे रिश्तेदार जो थे, वो उस कमरे में सोने से अवॉइड करते थे, कंप्लेंट्स करते थे। किसी को कोई तकलीफ हुई, किसी को कोई तकलीफ, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी का कुछ हो गया, तो ऐसे करके। तो मुझे याद है कि एक दिन मेरा भाई और मेरी सिस्टर और मैं, हम लोग बीच वाले रूम में सोते थे। मतलब मेरे कमरे का जो एक डोर है, वो ड्राइंग रूम की तरफ खुलता था। तो उसके बीच में एक छोटा-सा, बिल्कुल छोटा-सा एक कैसे बोलूँ मतलब बैठने एक इतनी सी जगह होती थी कि मतलब एक कमरा एक बंदा खड़ा होके वहाँ पे खड़ा हो जाए बस या बैठ जाए या खड़ा हो जाए, इतनी सी जगह थी। ड्राइंग रूम के दरवाज़े के बीच वाला हिस्सा और मेरे बेडरूम का बेड के बीच में इतना ही डिफरेंस था। तो एक दिन क्या हुआ कि सुबह के साढ़े 3-4 बजे का टाइम होगा, मैं हमेशा बीच में सोती थी। मेरी सिस्टर इस तरफ सोती थी, मेरा भाई ड्राइंग रूम की तरफ सोता था और क्योंकि मुझे ड्राइंग रूम की तरफ सोने में भी डर लगता था, पता नहीं क्यों?
रहती उसी कमरे में थी ज़्यादातर, पर फिर भी डर लगता था उस हिस्से पे, उस तरफ सोने पे। तो और मैं बीच में सो रही थी। तो अचानक से मेरी आँख खुली और आँख खुलती है तो मैं क्या देखती हूँ कि ना ड्राइंग रूम का जो हिस्सा है, जो बीच वाला हिस्सा है, उसमें ना बहुत ज़बरदस्त रोशनी है, सफ़ेद रंग की खूब रोशनी है और मेरा भाई सोया हुआ है पास में और मेरी सिस्टर इस तरफ सो रही है और सामने मंदिर है छोटा-सा, जहाँ मेरी मॉम अक्सर पूजा करती थी और साथ में स्टोर रूम था और हमारा बेड लगा हुआ है। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैंने कहा इतनी रोशनी क्यों है? तो मैं उठी, उठ के मैंने कहा कि चलो मैं उठ के ना लाइट खोलती हूँ, मैं देखती हूँ। तो मैं बेड से उठ के लाइट की तरफ जा रही थी। तो जब मैं लाइट की तरफ जा रही थी तो मेरी नज़र अचानक ड्राइंग रूम के दरवाज़े की तरफ पड़ी, उस हिस्से की तरफ जहाँ पर्दा लगा हुआ था। तो मैंने देखा कि पर्दे के पीछे एक औरत बैठी है। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे हैं। तो उस औरत ने जो मेरी माँ हुलिया बताती थी कि छोटे से कद की औरत है, सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी होती है, वैसे ही औरत मैंने बैठी हुई देखी। और आप यकीन जाने महनाज़ भाई, वो मुझे ही देख रही थी। वो मेरी तरफ ही देख रही थी और मैंने जब उसकी तरफ देखा तो आप यकीन जानिए उसकी आँखें नहीं थी, गड्ढे थे आँखों की जगह पे, नाक की जगह पे भी गड्ढा था और सफ़ेद बाल देखे मैंने उसके, सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी और सर उसने ढका हुआ था और उसने मेरी तरफ मुँह करके मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा और मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख निकल गई उसको देखकर और मैंने कहा बुड्ढी औरत, मैं चीखी। उतनी देर में मेरा भाई उठ गया, मेरी बहन उठ गई, मेरे घरवाले उठ गए और मैंने फटक से कमरे की लाइट ऑन कर दी और देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था। और मैं इतनी घबरा गई कि मैंने रोना शुरू कर दिया ज़ोर-ज़ोर से। तो उतनी देर में मेरे मॉम-डैड पास वाले रूम में सो रहे थे, वो आ गए, मेरा भाई तीसरे कमरे में सो रहा था, वो आ गया। सबने मुझसे पूछा, "क्या हुआ, क्या हुआ?" मेरा भाई बोला, "क्या हुआ?" तो मैंने पहले तो मुझे 5-10 मिनट होश ही नहीं था कि जो मैंने देखा वो मैंने सच में सही देखा, क्या देखा मैंने। उसके बाद जैसे-तैसे करके जब मुझे थोड़ी-सी साँस आई, तो थोड़ी राहत महसूस हुई, जब मैंने अपने घरवालों को आस-पास देखा, तो मैंने कहा अपनी मम्मी से कि मुझे ना बहुत भारीपन महसूस हो रहा है और मैंने ऐसे-ऐसे उस लेडी को देखा जिसका आप ज़िक्र किया करती हैं जब आप रिश्तेदारों को बताती हैं। मैंने वो लेडी देखी आज। तो मेरी मॉम बहुत हैरान हो गई। मैंने कहा नहीं मम्मी, वो इसी घर में रहती है। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि वो ड्राइंग रूम में रहती है। उसका घर है वो वहीं रहती है। इसीलिए वो मुझे अपनी तरफ बुलाता है कमरा और इसीलिए मैं उस कमरे में जाना पसंद करती हूँ क्योंकि उस लेडी का मुझसे कोई कनेक्शन है और ये वही लेडी है जो मुझे मिलने हॉस्पिटल में आया करती थी। एनीवेज़ मेरे मॉम-डैड को जब इस बात का पता चला वो बहुत मतलब उस समय तो मुझे कुछ नहीं बोले और उन्होंने मुझे कहा चलो तुम आके हमारे साथ सो और मेरे भाई-बहन भी बहुत डर गए थे। वो मेरे भैया भाई के पास जाके सो गए और मम्मी मुझे पापा अपने साथ ले गए, अपने कमरे में और पापा ने मुझे बीच में लेटाया अपने। मम्मी ने दुर्गा चालीसा पढ़ी, पापा ने हनुमान चालीसा पढ़ के फूँक के मंत्र मेरे सर पे हाथ रखा और तब जाके मुझे थोड़ी नींद आई। लेकिन उसके अगले दिन ही मेरे को बुखार चढ़ गया और मैं 3-4 दिन बुखार में ही रही। और एनीवेज़ इस बारे में फिर मम्मी ने हमारे गुरुजी थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो बड़े बड़े शक्तिशाली थे। तो उन्हें बताया इस बारे में। अच्छा, फिर क्या हुआ कि उस इंसिडेंट के बाद से ना मुझे चीज़ें दिखना शुरू हो गई। पहले मुझे दिखती नहीं थी, महसूस होती थी। अब मुझे जी आत्माएँ दिखना शुरू हो गई। किसी के घर में चले जाओ तो मुझे दिख जाए, कहीं कोई हादसा हुआ हो तो मुझे पता लग जाए। हुआ क्या कि हमारे ही उसके 1 साल बाद ये इंसिडेंट गुज़रा। उसके 1 साल बाद हमारे ही कॉलोनी में एक लड़का था, 6 फीट लंबा था, बड़ा हैंडसम लड़का था, बहुत हैंडसम। तो वो ना रिक्शे में आता-जाता था, काम से ना अपना, जब भी आता था वो रिक्शे में बैठ के आता था, लंबा ऊँचा। तो उसने किसी लड़की के चक्कर में अपने आप को जला लिया था और जला के ना वो सड़क पे आ गया मदद माँगने ना, जब जल गया, तो सड़क पे मदद माँगने आ गया तो बहुत शोर मचा कि जी उसने अपने आप को आग लगा ली, ये वो। अच्छा, मेरे पेरेंट्स ने ना हम बच्चों को अंदर कर दिया कि कोई बच्चा जाएगा नहीं देखने के लिए ना कि वो सड़क पे आ गया था जलता हुआ। तो हमको देखने नहीं दिया कि हमारी पे बुरा असर पड़ेगा इस चीज़ का। तो मैंने सिर्फ़ सुना ही था कि ऐसे वो जल गया बहुत बुरी तरह से और उसने आपको जला लिया और वो जलता हुआ सड़क पर आ गया।
और वो मदद माँगने लगा और बाद में लोगों ने बड़ी उस मतलब कंबल डाला उस पे, पानी-पूनी डाला, बस किस्से सुने। अच्छा ये वाक़ई गुज़रा। उसके 1 हफ़्ते बाद आप यकीन जाने महनाज़ भाई, मैं बाहर की बालकनी का ना मम्मी ने छोटा-सा ड्राइंग रूम बना लिया था, कि हमारे घर में लोगों का बहुत आना-जाना था। पापा का लिकर से रिलेटेड काम था, तो लोग लिकर वग़ैरह लेने आते थे। तो मम्मी ये कहती थी हर किसी के लिए ड्राइंग रूम का दरवाज़ा नहीं खोल सकते, ड्राइंग रूम नहीं खोल सकते, तो एक ऐसा छोटा कमरा बना लेते हैं कि जो ऐसे ही लेने आते हैं, शराब वग़ैरह उठाने आते हैं, चलो भई उनके लिए वो वहाँ पे बैठ जाया करेंगे। तो ऐसे ही वो उन्होंने रोड साइड पे एक छोटा-सा ड्राइंग रूम बना दिया, उसको कवर कर लिया रोड के आँगन को ना, जो बालकनी निकलती थी उसको कवर करके घर में ही शामिल कर लिया। अच्छा, वो बालकनी शामिल कर ली तो फिर उसी में उन्होंने पहले बेड-वुड लगा दिया एक, कि हमारे पढ़ने के लिए जगह हो जाए, एक छोटी-सी सेटी रखी, 2 रख दी वहाँ पे और सिटिंग अरेंजमेंट, एक टेबल और एक बेड। अच्छा जी, अब जब स्कूल की पढ़ाइयाँ होती थी तो ऑब्वियसली हम जिसने देर रात तक जागना होता था, उस कमरे में बैठ जाता था जाके, क्योंकि बाकी भाई-बहनों को सोना होता था, तो मेरे जैसे मुझे पढ़ना होता था, तो मैं उसी कमरे में जाके पढ़ती थी। और फिर पढ़ते-पढ़ते कब आँख लग जाती थी पता ही नहीं चलता था। और ऐसे ही एक दिन हुआ, उस बंदे को जब चलो 1 हफ्ता गुज़र गया, एग्ज़ैक्टली 1 हफ्ता या 2 हफ्ता गुज़रे होंगे, मुझे ये ध्यान नहीं ठीक से। तो हुआ क्या कि मैं पढ़ते-पढ़ते सो गई थी ऐसे ही, और ना लाइट्स मेरे पता नहीं कब मम्मी आई होंगी, उन्होंने मेरे पे ऊपर कंबल दे दिया, लाइट्स ऑफ करके मम्मी चली गईं। अच्छा जी, मेरी ऐसे ही साढ़े 3-4 बजे आँख खुली। मैंने आँख खोली तो देखा अंधेरा चारों तरफ और मैं अकेली सो रही। उसी तख़्त-पोश पे, बेड पे सो रही हूँ मैं। पढ़ते-पढ़ते सो गई हूँ कि किताबों के ऊपर ही मेरा सर था। मैं उठी, मैंने ऐसे ही बाल-वाल पीछे किए, मैंने आँखें-वाँखें मली, तो ऐसे ही आँखें-वाँखें मल के ना मैंने एकदम पर्दा हटा के ना रोड साइड देखा, तो हमारी बिल्कुल जैसे ही मैंने खिड़की उठाई तो सामने एक पिक्चर हॉल है हमारे ना, थिएटर था। वही कंपनी के अंदर ही बना हुआ थिएटर था। तो उसकी बैक साइड थी थिएटर की। तो वहीं पीपल का एक पेड़ भी लगा हुआ था। तो मैंने देखा कि दूर से ना वही आदमी जिसने अपने आप को जलाया था, लंबा सा 6 फुट ऊँचा लंबा बंदा रिक्शे पे बैठा हुआ है और ये चला आ रहा है, मतलब अपने घर की तरफ चला आ रहा है। और जब वो चला आ रहा है तो एकदम मैं डर गई, मैंने कहा ये मैंने नींद में कुछ देखा है कि मेरी आँखें में मल रही है। मैंने अपने आप को चुंडी भी काटी कि मैं देखूँ तो सही कि मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ। और जब मैंने चुंडी काटी तो मुझे लगा नहीं, मैं जगी हुई हूँ। ये तो मैं रियलिटी में देख रही हूँ, और मैंने देखा कि वो निकल रहा है और जैसे ही महनाज़ भाई वो मेरे घर के करीब से गुज़रा, अब यकीन जाने महनाज़ भाई जैसे कि उसको मालूम हो कि मैं उसको शीशे की दूसरी तरफ से देख रही हूँ अपने घर की तरफ से। उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ देखा और आई कॉन्टैक्ट हुआ महनाज़ भाई। और जैसे ही वो पीपल के पेड़ के नीचे से गुज़रा, जब मैंने उसको देखा भाई वो गायब हो गया। ना वो रिक्शा, ना वो रिक्शे वाला, ना वो मेरी लाइफ़ का दूसरा इंसिडेंट था जब मैंने रियलिटी में भूत देखा। ये तो था मेरा एक वाकया कि जब मैंने भूतों को देखना शुरू किया, महसूस करना शुरू किया, मतलब जब एक्चुअली में देखना शुरू किया, ये दूसरी आत्मा थी जो मैंने देखी। अब मैं आपको एक असली वाकया बताने जा रही हूँ। हुआ क्या महराज भाई कि हम मैं बैचलर्स मैं बीए कर रही थी म्यूज़िक में, और नहीं सॉरी लाइब्रेरी साइंस में, और मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, गाज़ियाबाद के एक कॉलेज में पढ़ती थी, मैनेजमेंट स्कूल में, और वहाँ से मैं लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रही थी। तो हमारी छुट्टियाँ हुई तो हमारा प्रोग्राम बना जी कि चलो बच्चों को ना लेके चलते हैं, मतलब जम्मू चलते हैं, छुट्टियाँ हो गई तो मेरे फादर जो हैं वो, क्योंकि आर्मी मेस पे में रुकने का काम था, क्योंकि जो हमारी लिकर है वो आर्मी में भी जाती है और एयर फोर्स में भी जाती है। मैं लिकर का नाम नहीं लेना चाहती, बहुत रिनाउंड कंपनी है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहती। और आर्मी ऑफिशियल्स को भी जाती है, तो उसके बदले में पापा जो हैं वो कभी हम होटल्स में नहीं रुके। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं कभी होटल में रुकी हूँ। मैं हम जब भी घूमने गए हैं कहीं दूर, कभी हम छुट्टियों पे गए हैं, तो हम अपने फादर साहब के साथ ही जाते थे। वो अपना भी प्रोग्राम बना लेते थे, साथ में अपना काम भी कर लेते थे। आर्मीज़ भी जो कंटोनमेंट एरिया उन्हें भी विज़िट कर लेते थे, साथ में हमारा भी घूमना-फिरना हो जाता था। तो हम जम्मू प्रोग्राम बना के चलो भई बच्चों को जम्मू लेके चलते हैं, कुल्लू मनाली घुमा के लाते हैं, जम्मू घुमा के लाते हैं। एनीवेज़
पापा ने कर्नल को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हम आपकी आर्मी मेस करा देते हैं, तो आप खाना हमारे यहाँ खाएँगे जब आप आएँगे, उसी रात मतलब आप जिस दिन आएँगे, उसी रात हमारे यहाँ आपका डिनर। एनीवेज़ अच्छा जी, हम बड़े एक्साइटेड कि हम सब जा रहे हैं जम्मू है ना घूमने। तो मेरी कॉलेज की भी छुट्टियाँ थी, इतना कोई था नहीं। आके मतलब था कि आके 2 हफ्तों में मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो मम्मी ने कहा चलो तुम्हारा चेंज भी आएगा, तुम वहाँ पे भी थोड़ा-सा पढ़ लेना, तुम्हारा चेंज भी हो जाएगा और हम 1-2 हफ्ते में आ जाएँगे तुम्हारे एग्ज़ाम से पहले। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम सारे चल पड़े। अब जी हम जम्मू पहुँच गए, हमारा कंटोनमेंट एरिया में इंतज़ाम करा दिया। अब जब पहुँचे हम तो ऑलरेडी शाम हो चुकी थी, मतलब आधी रात मतलब रात हो चुकी थी एक तरह से। हमने अभी कम अपने कपड़े-कुपड़े रखे मतलब बैग्स-वूग्स रखे ही थे। फ्रेश-व्रूश हुए हमें फ़ोन आ गया जी कर्नल अंकल का कि जी आ जाओ, आप आ गए हो तो। तो पापा ने कहा अच्छा चलो सारे बैठ जाओ। हमें लेने वो आ गई आर्मी की जीप आ गई। अब बंदा आ गया हमें लेने कंटोनमेंट वो जो आर्मी जो जीप चलाने आया था, जो भी बंदा था, अर्दली जिसे कहते हैं, वो आ गया हमें लेने के लिए। तो जी हम सारे बैठ गए जोंगे में बैठ के हम उनके यहाँ चले गए। अच्छा जी उनके यहाँ गए, बात-बूत करने लगे, तो रात का ना टाइम करते-कराते में 11:30-12 बज गए। अब पापा ने कहा कि हम बहुत थके हुए महसूस कर रहे हैं, अब फिर बैठेंगे, अब हम चलते हैं। तो ना जब हम जाने लगे, तो वो कहने लगे कि अच्छा भाई साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है ना, आप ना पुल के ऊपर से ना जाएँ, वो रास्ता अवॉइड करके ना आप इस दूसरे रास्ते से चले जाएँ। तो पापा ने कहा भैया मुझे तो रास्ते मालूम नहीं है वहाँ से जाने का कौन-सा रास्ता है। आप अपना जो ये जिसने जो हमें लेके आया था बंदा, आप उसे भेज दें। अच्छा वो बंदा अब जा चुका था अपने घर, तो उन्होंने कहा वो तो है नहीं, लेकिन जो दूसरे बंदे की शिफ्ट शुरू होती है वो आपको ड्रॉप कर दे। तो पापा ने कहा अच्छा आप उसको कह दें। अच्छा फिर पापा ने कहा लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे नहीं वहाँ की ना काफ़ी किस्से सुने हैं हमने कि ना वहाँ पे ना ठीक नहीं है रात को वहाँ से गुज़रना पुल के ऊपर से, कि लोगों ने अपनी एक्सपीरियंस बताए हैं कि जिनको मतलब उनका एनकाउंटर हुआ है आत्माओं से, भूतों से। तो मेरे डैड को तो पता था कि ये सब हमारे यहाँ मतलब हम मानते हैं इन चीज़ों को क्योंकि मेरे साथ हो चुका था पहले। तो मेरे घरवालों को पता था एनीवेज़, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मसला ही कोई नहीं, हम नहीं जाएँगे वहाँ से। अच्छा जी, मुझे नहीं पता कि उनका कहने में मिसकम्युनिकेशन हो गया, कि जिस बंदे को उन्होंने भेजा था हमें छोड़ने के लिए कि उसका मिसकम्युनिकेशन हो गया, कि या ये होना ही था तो ऐसा हुआ। वो बंदा ना रास्ता भूल गया, हमें छोड़ने जब गया। तो एक ही रास्ते पे 2 बार घुमा के हमें ले आया। तो पापा ने कहा ये क्या हो गया? आधे घंटे से तू हमें एक ही जगह घुमा रहा है। तू रास्ता भूल गया लगता। कह रहा हाँ जी, वो जो अंदर से रास्ता वो कह रहे थे वो लेना है, पुल के ऊपर से नहीं लेना, अंदर से लेना है, वो रास्ता मुझे ध्यान नहीं है अंधेरे में। मुझे इतना कुछ पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि मैं भी अभी नया-नया जॉइन किया हूँ, तो मुझे सिर्फ़ पुल का रास्ता ही पता। अब आधा घंटा गुज़र चुका था, 1 डेढ़ बज चुका था, हम गा सड़क पे ही थे। तो पापा ने कहा कि जवान लड़कियाँ हैं, मैं मेरी सिस्टर थी, अच्छा मेरी भाभी भी थी। तो हम उसने कहा कि मुझे एक ही रास्ता मालूम है ड्राइवर ने, तो उसने कहा कि पुल का ही रास्ता मुझे मालूम है। पापा ने कहा अच्छा चल तू पुल से ही चल, तू चल हमें छोड़ दे। इतनी लेट हो गया, रात में ठीक नहीं है, ना बंदा दिख रहा है, ना बंदे की ज़ात दिख रही है। सुनसान है हर जगह, घुप-घेर अंधेरा है, ऊपर से कोई स्ट्रीट लाइट ऑन नहीं है, कोई कुछ नहीं, तो हमें छोड़ दे। तो एनीवेज़ वो उसने पुल का रास्ता अपना लिया। अच्छा, अब या तो पापा ने सोचा होगा कि बातें सुनी-सुनाई, क्या यकीन करना इन पे, तो हम जा रहे जाने ना हमने पुल चढ़ लिया। हम पुल के ऊपर से ही जा रहे हैं, जम्मू तवी पुल था। पुल के ऊपर से जा रहे हैं, तो मैं क्या देखती हूँ कि अ, पापा जब रास्ता उसको भी नहीं मिल रहा पुल से, उसने कहा किसी से ना रास्ता कन्फर्म कर ले। तो पापा कहने लगे कि बंदा तो कोई रोड पे नज़र आ नहीं रहा, तो किससे रास्ता कन्फर्म करेंगे? तो मैं क्या देखती हूँ कि एक ना लेडी जा रही है, लेडी सी थी, लंबी सी लेडी। मैंने इतनी लंबी लेडी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। वो 6 फुट की लंबी औरत थी। उसने क्रीम से कलर का सूट पहना हुआ था और जूड़ा बनाया हुआ था पीछे, और ना दुपट्टा सर पे लिया हुआ था। अच्छा, मेरी सिर्फ़ इतनी नज़र पड़ी थी अब तक, कि वो जा रही है। तो मैंने लेडी देखी, मैंने पहले मन में सोचा पापा से बोलूँ कि इस लेडी से पूछ के रोक के रास्ता पूछ लें। पर हम जब तक मेरे दिमाग में बात ही आई थी, हम इतनी तेज़ स्पीड पे थे कि हम उस लेडी को ना क्रॉस करके निकल गए।
तो मैंने मन में सोचा अरे पीछे वो आ रही थी, तो उसी से रास्ता पूछ ले। अब मैंने और कुछ सोचा ही नहीं इस बारे में कि इतनी सुनसान रास्ते पे अंधेरे में पुल के ऊपर वो लेडी क्या कर रही है, ऐसा भी मेरे दिमाग में नहीं आया। बस यही आया कि उसी से रास्ता पूछ लेते। हम थोड़ी ही दूर आगे गए होंगे, अब यकीन जाने महनाज भाई, वो लेडी हमारे आगे थी और तेज-तेज चल रही है, वो भाग रही है ऐसे। तो पापा ने कहा अरे वो एक औरत भागती हुई जा रही है, इसी से पूछ लेते हैं रास्ता। तो पापा उसको फॉलो करने लगे कि चलो मैं इसको रोक के अभी इससे रास्ता पूछ लेते हैं। हम उसके थोड़ी ही नजदीक आए होंगे महनाज भाई, तो मेरे मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ। मैंने कहा ये लेडी तो पीछे देखी थी। मैंने कहा पापा ये तो लेडी मैंने पीछे देखी थी। पापा कह रहे पीछे देखी थी। मैंने कहा हाँ, ये तो अभी इसको पीछे छोड़ के आए हैं, तो ये आगे कैसे आ गई। भाई इतने में मतलब मैंने इतना बोला ही है मुंह से, और पापा बिल्कुल उसके नजदीक आ गए थे उसे पूछने के लिए रास्ता, और पापा ने उसको आवाज भी लगाई है, और उसने मुड़ के मेरी तरफ देखा, और मैंने उस लेडी को जब देखा तो मैंने पैर देखे, उसके पैर उल्टे महनाज भाई। तो मैंने कहा पापा चुड़ैल। बस मैं इतना बोल की चीख मारी है महनाज भाई, और गाड़ी को इतनी जबरदस्त तरीके से ब्रेक लगी है कि मेरी भाभी के सर टकराया है, और मेरी बहन को चोट आई है, और भाई वो आगे से लेडी गायब ही नहीं। अब जी मेरे पापा की हालत खराब कि ये क्या हुआ, क्योंकि पापा ने भी वो लेडी देखी थी, मम्मी ने भी वो लेडी, सबने देखी, और वो लेडी गायब। और मेरी हालत खराब, और मैं रोई जाऊं और चीखे मारूं, चुड़ैल पापा चुड़ैल, पापा उल्टे पैर की चुड़ैल। पापा वो चुड़ैल से रास्ता पूछने वाले थे, पापा वो चुड़ैल, पापा वो चुड़ैल, ऐसे कह के मैं रोना शुरू हो गई। तो पापा ने कहा अच्छा चुड़ैल कोई बात नहीं बेटा, शांत हो जा, शांत हो जा, वो चुड़ैल थी ना, हम बच गए ना, हम बच गए ना सारे। क्यों, मुझे ये था कि अगर पापा उससे रोक के कुछ पूछ लेते और वो हम सबको कुछ कर देती तो क्या होता। मेरे दिमाग में ये बात थी। यार एनीवेज हम करते कराते किसी तरह पहुंच गए जी, ये अपने कंट्रोल अंदर, अपने आर्मी मेस में जहां हमें ठहरना था। अच्छा जी, मैं घबराई हुई, मेरी हालत खराब। उस दिन मॉम डैड ने कहा कि जो हुआ उसे भूलने की कोशिश कर, कोई नहीं। मेरी मॉम ने पापा से कहा कि एक काम करें, एक बार सारे बच्चों को एक ही कमरे में, सब डर गए, सब बच्चों को एक ही कमरे में सुला दें, मतलब भाई भाभी के साथ मेरे बाकी दोनों भाई बहनों को सुला दें, इसको हम अपने पास सुला लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा डरी हुई है, कांप रही है। तो आपने कहा ठीक है ऐसा ही करते हैं। अच्छा जी, पापा ने बीच में मुझे सुला लिया। अब मैं घबराती घबराती सो गई होंगी। अब मुझे नहीं पता महनाज भाई मेरे मॉम डैड को क्या फील हुआ और क्या फील नहीं हुआ। हमारा 1 हफ्ते का ट्रिप था जम्मू का कि हम घूमेंगे और ये सब करेंगे। अगले दिन के जब मैं उठी तो मेरा सर भारी था और मैं ना बड़ा अजीब सा फील कर रही थी। तो मेरी मॉम कहती मैं सारी रात सोई नहीं, मेरे पापा से, पापा भी कहते मेरे को भी कुछ ना भारीपन सा महसूस होता रहा है, मैं भी सोया नहीं हूँ। तो मम्मी कहती पता नहीं मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, एक काम करें, जो 1 हफ्ते का टूर हम बना के आए थे उसको मारे गोली, और हम ना यहाँ से 2 दिन में ही वापस चलते, 2 दिन में जितना आप घुमा सकते हैं हमें घुमा दें। तो पापा ने कहा हम कुल्लू मनाली तो जा नहीं पाएंगे अब। तो मम्मी ने कहा चलिए कोई नहीं, जम्मू में ही जो 2-3 जो जगहें हैं वो थोड़ी बहुत घुमा दे। एनीवेज हम इनको पापा ने हम मुझे उस दिन मुझे पूरा दिन बड़ा लो सा फील हो रहा था, ना मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था, ना मेरा कहीं मन लग रहा था, मैं बड़ी उदास फील कर रही थी और कुछ भारी भारी सा भी फील कर रही थी। तो मैंने मम्मी से बताया, तो मम्मी ने कहा नहीं घबराएं, हम अब वापस जा रहे हैं बेटा, हम 2 दिन में वापस चले जाएंगे। तो मैंने कहा मम्मी हम तो 1 हफ्ते का ट्रिप बना के, तो मम्मी कहती नहीं मुझे भी कुछ अच्छा सा नहीं महसूस हो रहा, हम ना गुरु जी से जाकर मिलते हैं अपने, तो तुम काम करो, हम ना 2 दिन में चलेंगे बेटा, जो 2 दिन में घूमा जाता हम घूम लेंगे। तो एनीवेज जी मम्मी ने इंसिडेंट को बताया होगा उनको, अदनान अंकल को पापा ने ऐसा कुछ बताया होगा, तो उन्होंने पापा के दिमाग में और वहम डाल दिया कि ऐसा करें भाई साहब, आप ना इसको मतलब बच्ची को ले जाएं घर वापस और अपने गुरुजी को जितना जल्दी हो सके दिखा लें, अगर आपको उन पे इतना यकीन है तो। क्योंकि पापा ने कुछ महसूस किया होगा, मैं तो उनके पास ही सोती थी उनके बीच में। एनीवेज वो 2 दिन मेरे किसी तरह गुजर गए, हम 2 दिन घूमे फिरे सब कुछ। तो 2 दिन बाद हम घर आ गए अपने। अब 2 दिन के बाद तीसरी तीसरी जो रात थी वो मेरे अपने घर में थी हमारी। तो ऐसे ही मैं अपनी बहन के साथ और अपने भाई के साथ सो रही हूँ बीच वाले कमरे में ना, और भैया भाभी अपने कमरे में तीसरे वाले रूम में, और मॉम डैड अपने कमरे में सो रहे हैं। भाई 3:30 होंगे या
1:30 या 2, मुझे नहीं याद कितना बजे का टाइम था। आधी रात में मुझे महसूस हुआ ना कोई ना मेरे पे चढ़ रहा है। यकीन जाने मिन्हाज भाई, मुझे ऐसा लगा जैसे ना मेरे पैरों पे कोई चढ़ रहा है। जैसे बहुत ज़्यादा बिजली जैसे कड़क रही हो ना, वैसी रो करंट था उस चीज़ में, और वो मेरे ऊपर चढ़ रही है। और ना मैंने अपने आप को ना कोशिश करी, मतलब चीख मार के ना छुड़ाने की, कि मैं इससे अपने आप को छुड़ा लूँ, और मैं बेड से उठ नहीं पा रही हूँ। मैं नींद मतलब मैं उठी हुई हूँ, मैं जगी हुई हूँ, मैं जग गई हूँ हड़बड़ाहट में, लेकिन मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अब जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर कोई चीज़ आ चुकी है, तो मैं ना एकदम उठ गई, और मैंने ना उठ के अपने मॉम-डैड के पास चली गई उनके कमरे में। मैंने जाकर पापा को हल्का सा हिलाया, "पापा, पापा।" आपने कहा, "क्या हुआ?" तो मैंने रोना शुरू कर दिया। जब पापा उठ गए, मम्मी एकदम घबराहट से उठ गई, "क्या हो गया? क्या हो गया?" मैंने ना ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। जब रोना शुरू कर दिया, तो मेरे घर में सारे जाग गए। ऑब्वियसली मम्मी इतनी ज़ोर से चीखीं, चिल्लाईं, "क्या हुआ? क्या हुआ? बता क्या हुआ?" पापा कि उसको शांत शांत तो होने दो। तो भाई-बहन भी उठ के आ गए कमरे में, जो बगल में सो रहे थे। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है ना मेरे अंदर कोई चीज़ आ गई है। तो एनीवेज़ हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि चलो तुम हमारे बीच में सो जाओ। मेरे मॉम-डैड ने, और बाकी भाई-बहनों को भेज दिया, कुछ नहीं तुम जाओ। ऐसे ही हम देख लेंगे जो भी है। वो भी डर गए थे दोनों। एनीवेज़ वो लोग अपने रूम में चले गए, उन्होंने कहा हम तो लाइट जला के सोएँगे, वो दोनों के दोनों सो गए। अब मैं मॉम-डैड के बीच में सो गई। अब मैं जब मॉम-डैड के बीच में सोई, तो मेरी मॉम ने नेक्स्ट डे मैंने सुना कि मेरी भाभी से और मेरे भाई से कहा कि वो चीज़ तो हमारे घर आ गई है। तो मैंने ओवरहियर किया कि उन्होंने कहा कि मम्मी ने कि मैंने खुद उसको उसके ऊपर सेटी के ऊपर बैठे हुए देखा अपने बिल्कुल सामने, और वो सारी रात मतलब कमरे में घूमती रही है, और सेटी अंदर-बाहर करती रही है, क्योंकि इसके पापा ने इस पे हनुमान चालीसा पढ़ के फूँका कुछ, मंत्र फूँके, इसका सर पकड़ के, इसको तो होश ही नहीं थी, ये तो काँप रही थी, नींद में बड़बड़ा रही थी। तो हमने महसूस किया मतलब उस चीज़ को ना, और मम्मी तो ये भी कहते हुए सुना मैंने कि उन्होंने देखा उस लेडी को अंदर बैठे हुए रूम में। और मम्मी ने कहा कि मैंने गुस्से में उसको बोला कि मेरी बेटी को क्यों परेशान करती है, एक बच्चे को के अंदर क्यों आती है, तेरे में दम है तो मेरे अंदर आ। अच्छा, मेरी मम्मी बहुत पूजा-पाठ करती थी, बहुत पूजा-पाठ। अभी भी करती है, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा करती थी। तो मेरी मम्मी ने उसको एक तरीके से चैलेंज किया उस आत्मा को कि मेरे अंदर आ। तो मम्मी कहती है कि वो बिल्कुल मेरे जब मैंने उसको ये चैलेंज किया ना, वो मेरे बिल्कुल सामने आकर बैठ गई, और ना बैठ के मेरी तरफ देखने लग गई, और मम्मी ने उसकी तरफ देखा, और मम्मी कहती है उस दिन मुझे रियल में खौफ आया, जब वो मेरी आँखों में आँखें मिला के मेरी तरफ देख रही थी। एनीवेज़ उसी दिन सुबह दोपहर के टाइम पापा ने कहा कि मैंने ना गुरुजी से टाइम ले लिया मम्मी को आके, कि इसको लेके चलेंगे गुरुजी के यहाँ। अच्छा, मेरे को एकदम से एहसास नहीं हुआ, पर मुझे अपनी बॉडी में कुछ महसूस होने लगा भारी-भारी सा ना, और थकान सी महसूस होने लग गई, और ना मुझे भूख ज़्यादा लगने लग गई। तो उसी दिन शाम को हमारे लेके चले गए गुरुजी के घर। अब गुरुजी के घर गए तो मुझे याद है गुरुजी किसी का उतारा कर रहे थे। किसी बंदे का, उसके अंदर आत्मा आई हुई थी। उसमें से घोड़े की आवाज़ें निकल रही थी जो मैंने खुद सुनी। तो वो उसका उतारा कर रहे थे। तो गुरुजी ने ऐसे ही बोला कि पापा मम्मी को कहा आप यहाँ बैठ जाएँ, और मुझे कहा कि तुम ऊपर वाले कमरे में चली जाओ मेरी बेटी के पास, तो वहाँ जाके बैठ जाओ। तो मैं इनकी बेटी के कमरे में चली गई, मैं वहाँ जाके बैठ गई, मैं इनकी बेटी-पोती से बातें करने लगी। उतने में गुरुजी ऊपर आ गए। तो मैंने कहा कैसी हो? तो मैंने ऐसे-ऐसे बोला मैं ठीक हूँ। फिर उन्होंने कहा ऐसे डरो-वरो मत, कुछ नहीं होते भूत-वूत, और मैं हूँ ना, मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा। एनीवेज़ तो उन्होंने मुझे कहा मेरे सामने आके बैठ जाओ। मेरे आमने-सामने बैठ गए, तो मेरी आँखों में देखने लग गए। तो मेरी आँखों में देखते-देखते उन्होंने एक लौंग लिया, फूल लिया एक गेंदे का, कुछ पढ़ने लग गए। कुछ पढ़ने लग गए तो उतनी देर में मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पे कोई चीज़ हावी हो गई है। तो उसका असर हो रहा है मुझ पे। तो ना मैंने एकदम गुरुजी की तरफ घूरना शुरू कर दिया, और गुरुजी ने मेरी तरफ गंदी मतलब गुस्से से घूरा मुझे, और मुझे बोला, "कौन है तू? और इस यहाँ क्या कर रही है?"
और उस लड़की के अंदर क्या कर रही है। तो वो आगे से कभी मैं आऊँ उसके अंदर, कभी वो आए, कभी वो, मतलब उसकी सिर्फ झलक आए और मैं बोलूँ गुरुजी क्या हो गया? गुरुजी क्या हो गया? आप मेरे से ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? गुरुजी आगे से मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मतलब गुस्सा कर रहे हैं कि खुद बताती है कि मैं तुझे तेरी असलियत पे लेके आऊँ। सामने खुद आती है कि मैं तुझे लेके आऊँ। तो ना मैंने रोना शुरू कर दिया। उतनी देर मेरे मॉम-डैड भी ऊपर आ गए कि क्या हो गया? तो मैंने कहा मम्मी गुरुजी देखो मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। तो गुरुजी ने मम्मी से कहा इसे हाथ मत लगाएँ, ये आपकी बेटी नहीं है। आप परे हो जाएँ, पीछे हो जाएँ। तो मेरी मॉम पीछे हो गई, पापा भी पीछे हो गए। उन्होंने कहा अब आप भी हाथ ना लगाएँ, आप मेरे पे छोड़ दें बाबूजी। बाबूजी बोलते थे मेरे पापा को, गुरुजी। आप पीछे हो जाएँ बाबूजी, ये आपकी बेटी नहीं है। तो कहा ये वो चुड़ैल है जो आ गई है आपकी बेटी के साथ और ये उसी के अंदर है और इस समय ये यहीं है। अरे यकीन जाने, अगर यकीन नहीं है तो मैं लेके आता हूँ इसको, आप मुझे 2 मिनट दें। गुरुजी उठे अपनी जगह से, मेरे पास आके खड़े हुए। कह रहे मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ कि तू सामने आ रही है कि नहीं आ रही है? और मैं गुरुजी को रोई जा रही हूँ, गुरुजी आप मुझे क्यों बिहेव कर रहे हो? मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? और मैं मॉम-डैड से बोल रही हूँ मुझे ले जाओ यहाँ से, मुझे ले जाओ यहाँ से। गुरुजी ने वो दोनों लौंग में कुछ पड़ा और दोनों लौंग मेरी एक कान में डाली, दूसरी कान में, कान के पर्दे के बाहर रख के कुछ पड़ा और ज़ोर से बस दिया। इतनी शदीद दर्द मेरे कान में, इतनी दर्द जैसे लगता हो जैसे 100 कीड़ियाँ काट गई। और मैं चीखें मार के, मेरे अंदर वो आ गई लेडी और वो बोलना शुरू हो गई। फिर गुरुजी ने उससे, ये मेरे मम्मी ने बताया बाद में मुझे कि क्या हुआ था। मुझे नहीं याद कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। फिर वो लेडी बोलने लगी कि वो कौन है, वो कहाँ से आई है, उसके बाद क्या हादसा बरपा था, जो भी। एनीवेज़ मैं बेहोश हो गई उसके बाद। मुझे आधे घंटे बाद होश आया तो मैंने देखा कि गुरुजी बैठे हुए हैं, मेरे मॉम-डैड बैठे हुए हैं और मैं बेड पे लेटी हुई हूँ। मैं उठी, मैंने कहा मम्मा क्या हो गया था मुझे? मैं क्या हो गया? तो मम्मी कहती कुछ नहीं, तुझे चक्कर आ गए थे, तू तो सो गई। तो गुरुजी ने कहा इतने में आप चाय-पानी पी लो, चल अब घर चलते हैं। एनीवेज़ हम घर आ गए। सारी रास्ते मॉम-डैड जो हैं वो मेरी तरफ देखते रहे। तो मुझे लगा कि कुछ तो हुआ है, ये दोनों मुझे ऐसे देख रहे हैं। एनीवेज़ हम घर आ गए। अब मम्मी ने मुझे अपने कमरे में लिटा के बाकी भाई-बहनों का जमावड़ा इकट्ठा किया और उनको दूसरे कमरे में लिटा के कुछ कहा होगा। अब जी सारे जो थे वो इकट्ठे हो गए और पूजा पाठ मतलब घर में लगानी शुरू कर दी ना, हनुमान चालीसा वगैरह। और मम्मी ने कहा कि तू अब इसी कमरे में सोएगी हमारे साथ। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे भी मैं इतनी डरी हुई थी। तो मुझे इतना पता है कि 2 हफ्ते मेरा, मतलब मैं गुरुजी के यहाँ नहीं गई और 2 हफ्ते हमारे घर में हनुमान चालीसा वगैरह पाठ होता रहा और मैं ना बहुत वीक फ़ील करने लग गई। मतलब मैं कमज़ोर सी होने लगी, मेरा खाने-पीने को मन नहीं करता था, कुछ भी नहीं, और जो खाती थी वो वॉमिट कर देती थी। बाथरूम जाने में भी डर लगने लग गया था। बाथरूम भी जाती थी तो किसी को लेके जाती थी, क्योंकि पजामे का जो सलवार का नाड़ा है वो भी मुझसे नीचे नहीं होता था। इतनी कमज़ोर हो गई थी मैं 2 हफ्ते में ही कि खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था और जो खाती थी उल्टी आ जाती थी। तो ना गुरुजी वहाँ से मेरा कोई इलाज कर रहे होंगे। उन्होंने कुछ इलाज किया, शुरू कर दिया होगा मेरा। एनीवेज़ तो ऐसे ही करते-करते 2 हफ्ते गुज़र गए इसी तरह से ना। उन्होंने कोई इलाज किया होगा, कोई टाइम पीरियड होगा, कुछ चल रहा होगा। उन्होंने घर में जगह-जगह चीज़ें रखवाई, ये यहाँ रख दो, ये छिड़को, वो छिड़को, वो मम्मी-पापा ने शुरू कर दिया। रोज़ रात को मम्मी जो है वो करती थी, दुर्गा कवच का पाठ करती थी और काली काली का चंडी का पाठ करती थी, मतलब पढ़ती थी कमरे में। और पापा हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते थे और पापा मेरे ऊपर हाथ रख देते थे और वो करते-करते पापा की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। हमें बीमार होने शुरू हो गया तो मम्मी ने कहा ये ठीक नहीं है, आप बीमार मत हो, आप इसके ऊपर ना ये सब करना छोड़ दो, आप अपना देखो, आप चैलेंज मत करो इन चीज़ों को ना, वो आप बहुत पावरफुल चीज़ है, आप उसको चैलेंज मत करो। अच्छा मुझे ये पता चला कि उस चीज़ ने गुरुजी से किसी चीज़ का टाइम माँगा था, कि मैं इतने टाइम पीरियड में जाऊँगी, नहीं तो मैं उसको अपने साथ लेके जाऊँगी। तो गुरुजी ने उसको कहा होगा कि ऐसे कैसे तू लेके जाएगी, तुझे जो चाहिए हम तुझे देंगे। पर तू वादा कर कि तू मुड़ के इस बच्ची को परेशान नहीं करेगी। अच्छा लेकिन वो मुझे इतना डैमेज कर चुकी थी कि मेरा शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि मैं महसूस करने लगी थी दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद मी। पर ऐसे ही एक दिन दिन दोपहर का टाइम था,
मैं अपने भाभी के कमरे में आई। मैं इतना मतलब मुझे इतनी लेट के मैं ऊब गई थी मम्मी के कमरे में कि मैंने मम्मी से कहा कि मम्मा मुझे थोड़ा-सा घूमना है। तो मम्मी ने कहा चल ठीक है, तो एक काम कर घर में थोड़ा-सा घूम ले। मम्मी मेरे साथ-साथ ही थी, मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी। तो तुम भाभी के कमरे में थोड़ा-सा चली जा, तेरा मन और हो जाएगा। तो मैं भाभी के साथ बैठी हुई थी, पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, भाभी ने मुझे कहा कि अपने बाल-वाल तो बना ले, क्या हालत बना रखी है, ऐसा कुछ कहा होगा। तो मैं ना बस ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई हूँ, तो मैंने बाल खोले और मैं कंघी करना शुरू हो गई। अब यकीन जाने महनाज भाई, मैंने बाल खोले और मैं कंघी कर रही हूँ। मैं क्या देखती हूँ कि मैं शीशे के अंदर मेरे अंदर से कोई चीज़ बाहर आई है। ओह माय गॉड! महनाज भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए आपको बताते हुए, अभी गूज़बम्प्स आ रहे हैं मुझे। मैंने खुद उस आत्मा को, उस प्रेत आत्मा को अपने अंदर से बाहर निकलते हुए देखा है। मतलब अपनी ही, या तो वो मैंने अपनी अब मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैंने अपनी आत्मा को देखा है या वो कोई और चीज़ थी, कि वो मेरे अंदर से बाहर आई है। और मेरे अंदर से बाहर आई और मैं चीख मारी हूँ जब मैंने उसको शीशे में देखा है, और मैं चीख मार के बेहोश हुई हूँ और उतनी देर में मम्मी कमरे से भागी हुई आ गई है कि वो आ गई। वो अभी यहाँ से गई है, मैंने देखा है, वो आ गई है। तो बस इतने में मम्मी मुझे उठा के लेकर आए हैं, मेरे भाई मुझे उठाकर लेकर आए हैं। अच्छा हुआ क्या कि अब मेरी सिस्टर को भी, छोटी वाली सिस्टर को भी उसने अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा तो इलाज चल ही रहा था, मेरे ऊपर तो गुरुजी कर ही रहे थे। उसने मेरी सिस्टर पे हावी होना शुरू किया, क्योंकि मेरी सिस्टर ने मम्मी को बताया कि मुझे रात को ऐसे भारीपन महसूस हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी चद्दर हिला रहा है, कोई मेरे इर्द-गिर्द खड़ा है। मतलब मेरे भाई-बहनों ने कंप्लेन करनी शुरू कर दी कि अब उस आत्मा ने उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। मेरी भाभी को ताबीज़ वगैरह दिया गुरुजी ने कुछ पढ़ के कमरे में कि उन लोगों के ऊपर ना आए चीज़ें। तो मेरी सिस्टर को भी उन्होंने पढ़ के दिया, लेकिन उन्होंने कंप्लेन करनी शुरू कर दी। तो मम्मी ने बोला कि ऐसा है कि इसका अब ध्यान हम ही रखेंगे, तुम लोग मत कुछ करो, तुम लोग इससे दूर रहो। लेकिन एक घर में आप कितनी दूर रह सकते हो? तो एनीवेज़ उनको प्रोटेक्शन देनी शुरू कर दी, उनको भी कुछ पानी-पुनी पीना शुरू कर दिया उन्होंने भी। कोई गुरुजी ने कहा होगा, या पूजा-पाठ करनी, मतलब मेरे ब्रदर सिस्टर ने शुरू कर दी। अब मुझे महसूस होने लगा कि भाई कहीं न कहीं अंदर फीलिंग आने लगी कि कुछ तो बहुत तगड़ा हुआ है, कुछ तो बहुत गड़बड़ है जो घर में इतनी टेंशन है। एनीवेज़ बीच में ही जैसे मैंने आपको बोला था मेरे एग्ज़ाम आ गए थे। तो उसमें से जब पहला एग्ज़ाम देने मैं गई हूँ, इसी हालत में मैं गई हूँ, तो मैं वीक इतनी फ़ील हो चुकी थी कि जब मैं कॉलेज गई हूँ तो सबने मुझे देखा और सब देख के हैरान हो गए कि इसको क्या हो गया? फिर मैं कॉलेज जा ही नहीं रही थी, मैं बस एग्ज़ाम देने गई हूँ पहले दिन। तो मैं एग्ज़ाम के पेपर में बैठी हूँ, महनाज़ भाई पढ़ के गई थी, मतलब इस हालत में भी मैं पढ़ के गई हूँ। मैं कॉन्फिडेंट थी, पहले तो पापा ने कहा तू एग्ज़ाम ही मत दे, तू नहीं ठीक फ़ील कर रही है तो पेपर मत दे। मेरी ही ज़िद पे कि नहीं मैं पेपर दूँगी, मैंने पढ़ाई की है, मैं पढ़ी हूँ, तो मैं जाऊँगी पेपर देने। एनीवेज़ मैं पेपर देने चली गई थी, मैं बैठ गई, पापा बाहर थे। हॉल में अलाउड नहीं थे एग्ज़ामिनेशन रूम में, तो पापा बाहर थे। पापा मुझे लेकर गए और गुरुजी का पानी पीकर मैं गई थी और मैं बैठी हूँ एग्ज़ाम रूम में और मैं पेपर देना शुरू हुई हूँ, मैं लिखना शुरू हुई हूँ। 5 मिनट में मैंने एक ही क्वेश्चन अपीयर किया होगा। पहले मैंने पेपर देखा, मैं कहा ये तो सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं। 5 मिनट बाद मिन्हास भाई मैंने वही पेपर देखा और मैं ब्लैंक, जैसे मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा ये क्या हो गया? सब कुछ भूल गई हूँ, मुझे एकदम पसीने आने शुरू हो गए, घबराहट होनी शुरू हो गई। घबराहट होनी शुरू हो गई, मैं पहली सीट पे बैठी हूँ और मैं अपना पेपर लेके बैठी हुई हूँ और पेपर की तरफ देख रही हूँ और अचानक से मुझे ऐसा लगा कोई चीज़ मेरे अंदर आई है और मैंने पेन से लेकर ना अपना पेपर फाड़ना शुरू कर दिया। पहले टक 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 करना शुरू किया, पेपर फाड़ना शुरू कर दिया, मतलब कुछ 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 पेन से पूरी आंसर शीट पे करना शुरू कर दिया। अब जो एग्जामिनर 2 वहाँ घूम रहे थे, उन्होंने जब भी ये देखा, तो वो तो चौंक गए कि ये क्या कर रही है? तो एग्जामिनर मेरे पास आया और वो बोला, "आर यू ऑलराइट?" और मैं पेपर फाड़ रही हूँ। तो मैं तुम्हीं से बात कर रहा हूँ, "आर यू ओके? आर यू ओके?" ऐसे मेरी तरफ उसने हाथ लगाया और जैसे ही उसने मेरी तरफ हाथ लगाया, उसको एक झटका लगा और वो पीछे की तरफ हुआ एंड मैंने उसकी तरफ देखा और उसका कहा, "देख नहीं रहा मैं क्या कर रही हूँ?" इसी आवाज़ में मैंने बोला। मेरे आगे-पीछे जो बच्चे थे उनकी भी हालत खराब हो गई, वो डर गए।
उसमें से एक लड़का जो मेरे पीछे बैठा हुआ था वो एकदम चीख मार के बोला, इसमें तो भूत है, इसमें तो चुड़ैल है, पता नहीं क्या बोला वो, मुझे याद नहीं। और मैं इतना ही हुआ है कि मैं चक्कर खा, मैं बैठी बैठी बेहोश हो गई हूँ। और मुझे इतना पता है कि मतलब मुझे 2-3 लोगों ने गाड़ी में लेकर गए हैं नीचे, मतलब मेरे पूरे कॉलेज में बदनामी हो गई थी, फैल गई थी बात कि मेरे अंदर भूत आ गया, मतलब पूरे कॉलेज को पता लग गया था। एनीवेज, क्योंकि ये बात कोई छुपती तो है नहीं, जब मेरी क्लास के बच्चे थे उन्होंने मुझे देखा और कहा ये इसको क्या हो गया, और ये एकदम काली सी क्यों हो गई है, वीक सी क्यों हो गई है। उन्हें पता लग गया कि कॉलेज भी नहीं आ रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। और जब मैं उन्होंने ये खुद देखा एग्जामिनेशन रूम में कि जो भी मेरे थोड़े बहुत फ्रेंड्स वहां बैठे हुए थे, तो वो उनसे बात पूरे स्कूल में फैल गई कि जी मेरे अंदर भूत आ गया। एनीवेज, मेरा भी एक इसका बैचलर लाइब्रेरी साइंस का पहला एग्जाम था, तो मुझे उठाकर ले गए घर। और पापा ने जो है वो कह दिया कि ये बाकी पेपर सब नहीं देगी, तो कहा जी सेमेस्टर ड्रॉप हो जाएगा, इसका तो सेमेस्टर बर्बाद हो जाएगा, तो साल पीछे हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मम्मी ने कहा, पापा ने कहा मम्मी से कि तू उसकी हालत देख रही, मुझे लग रहा है एग्जाम देने लायक है, सारे कॉलेज में पता लग गया कि इसके अंदर कोई चीज है। तो एनीवेज, उस बीच मेरा इलाज चल ही रहा था, पापा ने सारी बात गुरुजी को बताई होगी, तो गुरुजी ने कहा कि अब वक्त आ गया है, जितना टाइम मैंने मांगा था वो पूरा होने वाला है, 1 हफ्ता रह गया, 1 हफ्ते बाद इसका उतारा हो जाएगा, इसको इस चीज से रिड मिल जाएगी, मतलब ये प्रेत आत्मा चली जाएगी इसका शरीर छोड़ के, मैं आपको गारंटी देता हूँ बाबूजी, आप घबराए ना। तो एनीवेज, वो रात आ गई 1 हफ्ते में, जब असल में उन्होंने मेरे ऊपर कोई क्रिया करनी थी। तो उन्होंने सिर्फ फोन करके मम्मी को इतना कहा कि वो सारा सामान मैं ले आई हूँ जो 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 उसने मुझसे मांगा था। उसने शायद शादी का जोड़ा मांगा था, शराब मांगी थी, मुर्गे मांगे थे, सुहागन का पूरा जोड़ा मांगा था, पता नहीं क्या क्या मांगा था उसने। इतना मुझे पता है कि मेरे मॉम डैड ने उनको गुरुजी को कहा था कि हम पैसे, मतलब मैं पापा ले आएंगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि रात को आपको एक फोन आएगा, घंटी बजेगी रात को ठीक 3:30 बजे आपके घर में फोन बेल बजेगी, लेकिन आपने वो फोन उठाना नहीं है बाबूजी, कुछ भी हो जाए, घर का कोई बंदा फोन ना उठाए, सिर्फ फोन की घंटी बजेगी। अगर आपने वो फोन उठा दिया तो वो चीज हमेशा के लिए आपके घर में टिक जाएगी, आपकी बेटी के अंदर ही रहेगी और इसको साथ ले जाएगी। और अगर आपने फोन नहीं उठाया तो वो चली जाएगी। एनीवेज, और आपको खुद फील हो जाएगा कि वो चीज चली गई है। तो इसी तरह सब सोने चले गए। अब सबको पता था कि कुछ तो गड़बड़ आज रात होनी है, गुरुजी बैठे होंगे क्रिया पे। ठीक 3 बजे हमारे घर की फोन की घंटी बज गई। भाई साहब, जो घंटी बजी, मैं आपको घर का माहौल नहीं बता सकती। मेरे सारे घर वाले जगे हुए थे, घर की सारी लाइटें जली हुई थी, सब घबराए हुए थे, और मैं एकदम चीख मार के उठ के बैठी हूँ और फोन की तरफ देख रही हूँ, और फोन की घंटी बज रही है, और मम्मी कह रही खबरदार किसी ने फोन उठाया था, कोई फोन नहीं उठाएगा। और पापा इधर से मुझे पकड़ के मेरे ऊपर मंत्र जाप कर रहे हैं। उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है, पापा ने मुझे पकड़ लिया और मेरे पे मंत्र जाप कर रहे हैं, और मैं फोन की तरफ देख रही, और घर में वो घंटी बज रही है, और ठीक जैसे उन्होंने बोला था 3 घंटियां बजेंगी, वैसी 3 घंटियां बजी। सारा घर जगा हुआ था, सबने फोन की तरफ देखा, किसी ने फोन नहीं उठाया। एंड वो 3 घंटियों के बाद जो फोन बंद हो गया ना, आप यकीन जाने महराज भाई, मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता याद पड़ता उस पूरी रात को क्या हुआ, घर वालों की क्या हालत थी, क्या नहीं थी, कुछ नहीं पता। अगली सुबह जब मुझे होश आया, तब मैं बहुत तरोताजा फील कर रही थी, बहुत नॉर्मल फील कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मैं ठीक हूँ एकदम, बिल्कुल एकदम फिट हूँ। और मैं खड़ी हूँ, मैं उठ के बैठ गई और मैंने मम्मी को उसी तरह आवाज लगाई। उसी तरह मम्मी आई, पापा आए, वो सारे बाहर बैठे हुए थे कमरे में, पता नहीं क्या बात कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। पूरी महफिल सजी हुई थी पीछे वाले कमरे में ना, तीसरे वाले रूम में। और वो कहा टूट गई, और पापा ने कहा कि कैसा महसूस कर रही है, तो मैंने कहा पापा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मम्मी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे भूख भी लगी है। और मैंने खुद अपनी तरफ से चाय मांगी, नाश्ता मांगा, और फटाफट जाके हमारे जो भैया हैं जो कुक है, उन्होंने फटाफट मेरे लिए चाय वाय बनाई। उनको भी पता था क्या चल रहा है, मतलब घर वालों को सबको पता था। तो उन्होंने मुझे चाय वाय दी, और मैंने उस दिन दबा के खाया, मतलब उस दिन ऐसा मुझे लगा जैसे पता नहीं कितने जन्मों से मैं भूखी हूँ, और मैं एकदम ताज़ा फ़ील कर रही थी, और एकदम मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आँखों के नीचे जो गड्ढे थे वो सब सब चले गए हैं। मैं एकदम, चेहरे में भी रंग में भी फ़र्क पड़ गया, जो कालापन था वो दूर हो गया, और एकदम मेरा रंग भी साफ हो गया, और बिल्कुल मैं एकदम फ्रेश फ़ील करने लग गई। अब मैंने, जब मुझे होश आया, समझो, मैं शाम को मैंने पापा से कहा, पापा मेरे तो सारे एग्ज़ाम, मैं तो एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि मुझे यही पता ही नहीं कि मैं एग्ज़ामिनेशन रूम में क्या
वहाँ एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्या ड्रामा करके आई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। तो पापा ने कहा, "हाँ, कोई नहीं, कोई बात नहीं बेटा, हम दोबारा एग्ज़ाम दे देंगे, तू दोबारा सेमेस्टर दे देना।" तो मैं रोने लगी, "पापा मैं सेमेस्टर क्यों दूँगी? मैंने इतनी मेहनत की थी, मैं 1 साल पीछे चली जाऊँगी, मेरे सारे फ्रेंड्स पास हो जाएँगे, मैं अकेली एग्ज़ाम दूँगी जो भी।" फिर पापा ने कहा, "अच्छा ऐसा है कि मैं यूनिवर्सिटी में बात करके देखता हूँ, जो कॉलेज के रजिस्ट्रार वगैरह हैं, उनसे बात करूँगा, देखते हैं क्या हो सकता है।" एनीवेज़ मुझे याद है कि हम लोग यूनिवर्सिटी गए, फिर पापा जो थे, उनको एक कला तो है ही, वो जिससे भी मिलते हैं उसे अपना बना लेते हैं। उन्होंने वो सारी स्टोरी बताई होगी कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ, मेरे घरवाले किस-किस परेशानी के दौर से गुज़रे हैं, जो भी है। उस बंदे ने मेरे एग्ज़ेम्प्ट कर दिया मुझे और मेरे को बैक पेपर्स दिलाने का वो कर दिया कि कोई नहीं आपकी बेटी बैक पेपर्स दे देगी और हम इसको एक मौका देते हैं, इसी सेमेस्टर के अंदर ये दोबारा से रीअपीयर कर सकती है एग्ज़ाम्स के अंदर। इसको हमारे पास वहाँ आना पड़ेगा सेंटर पे ना यूनिवर्सिटी के अंदर। कॉलेज में नहीं एग्ज़ाम दे सकती, अभी ये यूनिवर्सिटी में बैठ के अपीयर करेगी और एग्ज़ाम देगी। मेरठ में था एग्ज़ाम। तो मुझे याद है पापा को परमिशन मिल गई थी, मेरा साल बच गया था, मतलब मैं जाती थी एग्ज़ाम पढ़ती भी थी, मैं ठीक हो गई थी। मैं घर में ही पढ़ती थी और मैं एग्ज़ाम देने यूनिवर्सिटी जाती थी। इनफैक्ट मैं बहुत अच्छे नंबरों से भी पास हो गई थी ऑनर्स से और मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया था, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें होती हैं और आत्माएँ होती हैं, भूत-प्रेत होते हैं, मैंने देखे हैं, मैंने महसूस किए हैं और मैं खुद इनका शिकार भी हुई हूँ। और फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझ पर एक क्रिया की थी घर आकर हमारे, जिसमें उन्होंने मेरे मॉम-डैड से कहा था कि ये अब आखिरी बार है, ये कभी कोई आत्मा, प्रेत आत्माएँ नहीं देखेगी। अब इसको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, ना महसूस होगी, ना नज़र आएगी। जो इसके अंदर सिक्स्थ सेंस की पावर थी, वो सारी मैं इसकी शांत कर दूँगा। लेकिन अब इसके शरीर में एक ऐसी गंध आ चुकी है कि इसका शरीर इतना मतलब अब कमज़ोर उस हिसाब से हो चुका है कि कोई भी अगर ऐसी आत्मा होगी, तो उसको पता लग जाएगा कि मैं पहले भी इन चीज़ों का शिकार हो चुकी हूँ, तो वो मेरे अंदर आसानी से प्रवेश कर सकती हैं। तो उन्होंने फिर मेरे पेरेंट्स से कहा कि आप ना इसको पूजा-पाठ कराएँ और कोशिश करें जब ये मतलब इसका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो कोशिश करें मतलब इसको कहीं बाहर भेजने की कोशिश करें। देखें अगर ये बाहर कहीं जा सकती है, तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा अगर ये समुद्र पार कर लेती है। बट एनीवेज़ वो इंसिडेंट उन्होंने कोई क्रिया करी और जैसे-जैसे उन्होंने कहा था कि ऐसे ही जब ये चीज़ जाने लगेगी, मेरे पावर्स खत्म होने लगेंगे, तो मेरे साथ कोई इंसिडेंट होगा जिसमें मुझे काँच वगैरह चुभेगा। एनीवेज़ हुआ भी वैसा ही। आज भी मेरे पैर पे निशान है काँच की बोतल का। वो भी एक किस्सा आपको किसी दिन सुनाऊँगी। देखिए कैसे मतलब उन्होंने मेरे ऊपर क्रिया की थी और जो भी था और ड्राइंग रूम में ही की थी। उसी सोफ़े पे लिटा के की थी, जहाँ पे मुझे भारीपन महसूस होता था। तो और उसके बाद भी हमारे घर में बड़े ड्रामे हुए और इनफैक्ट इन्हीं चीज़ों की वज़ह से, इन्हीं आत्माओं की वज़ह से हमारे घर के अंदर जो मतलब थी और जो भी था, हमारा पूरा घर जल गया। कुछ नहीं पता लगा कि कैसे जला, क्या हुआ? लेकिन जलने से पहले ही 1-2 हफ्ते पहले ही मुझे पता लग गया था कि घर जलने वाला है, घर कब जलेगा, किस टाइम पे जलेगा, कैसे जलेगा और उस टाइम पे क्या-क्या हो रहा होगा वो सब मैं पहले ही सपने में देख चुकी थी और मैं घरवालों को 2 हफ्ते पहले ही बोलना शुरू की थी, कि हमारा ये घर जलने वाला है। जब ये क्रिया मेरे ऊपर कर दी थी उन्होंने तो। और यकीन जाने महनाज़ भाई 2 हफ्ते ही गुज़रे होंगे और हमारा घर वाक़ई आधी रात को जल गया था। आज तक कंपनी वालों को नहीं पता चला वो घर कैसे जला, क्या शॉर्ट सर्किट हुआ था, नहीं हुआ था, किसी को कुछ नहीं पता। पर हम सब बच गए और जो-जो जैसे-जैसे मैंने देखा था वैसे-वैसे हुआ।